नमस्कार, मैं पिंकी रमोल आज फिर से आपके समक्ष आई हूँ बजट भाग 3 के साथ। बजट से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान, इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू बजट। संसद में वित्तीय कार्य में शामिल होते हैं आम बजट यानी जनरल बजट, अनुदान मांगे यानी डिमांड फॉर ग्रांट्स, लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट, अनुपूरक अनुदान मांगे यानी सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स, विनियोग विधेयक यानी अप्रोप्रिएशन बिल और वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल। इन सभी प्रक्रियाओं को आकार देने और मार्गदर्शन करने वाले संवैधानिक प्रावधानों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हम संक्षेप में इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे सभी अपडेट से अवगत रहें। यह आपके लिए निःशुल्क है लेकिन हमारे लिए अत्यंत प्रेरक और उत्साहवर्धक है, इसीलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के संविधान में बजट के क्रियान्वयन को लेकर विभिन्न व्यवस्थाएं उल्लिखित हैं। आज हम इन प्रावधानों पर गहराई से चर्चा करेंगे ताकि आप बजट की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझ सके। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि इन संवैधानिक प्रावधानों का हमारे बजट पर क्या प्रभाव पड़ता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या आप जानते हैं कि संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं है? हाँ, आपने सही सुना। इसे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता है। तो क्या होता है इस वार्षिक वित्तीय विवरण में? हर साल राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सामने भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों यानी एस्टिमेटेड रिसीट्स और व्यय यानी एक्सपेंडिचर का विवरण प्रस्तुत करते हैं। यही विवरण हमारे बजट का मूल होता है। कैसे निभाई जाती है बजट की जिम्मेदारी? बजट पेश करवाने की जिम्मेदारी संविधान में राष्ट्रपति को दी गई है, लेकिन असल में वित्त मंत्री ही राष्ट्रपति की ओर से बजट पेश करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112 के प्रावधान के अनुसार व्यय के अनुमानों में भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में भारित व्यय यानी चार्ज एक्सपेंडिचर और भारत की संचित निधि से किए जाने वाले प्रस्तावित अन्य व्यय जिन पर मतदान होगा यानी वोटिंग एक्सपेंडिचर को अलग से दर्शाया जाएगा। अनुच्छेद 112 में उन व्यय की सूची दी गई है जो भारत की संचित निधि पर भारित यानी चार्ज किए जाएंगे। इसमें राष्ट्रपति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि को देय वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 112 के प्रावधान के अनुसार
व्यय के विवरण में राजस्व खाते पर व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अन्य पूंजी व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर से अलग दर्शाया जाएगा। तो दोस्तों, यह वार्षिक वित्तीय विवरण ही हमारी आर्थिक नीतियों और योजनाओं का आधार बनता है। अनुच्छेद 113 अनुमानों के संबंध में संसद में प्रक्रिया। अनुच्छेद 113 संसद में बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। सबसे पहले भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित व्यय यानी चार्ज एक्सपेंडिचर के अनुमान संसद के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किए जाते। हालांकि इन पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हो सकती है। इसे गैर मतदान व्यय भी कहा जाता है। अब बात करते हैं मतदान वाले हिस्से की। ये वो खर्च होते हैं जिन पर संसद का मतदान आवश्यक होता है। इन अनुमानों को अनुदानों की मांगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा को यह अधिकार होता है कि वह इन मांगों को स्वीकार करे, अस्वीकार करे या उनमें कटौती करे। ध्यान रहे, लोकसभा उन मांगों की राशि को बढ़ा नहीं सकती। इसे मतदान व्यय यानी वोटेड एक्सपेंडिचर कहा जाता है। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि राज्यसभा को अनुदान मांगों पर मतदान का कोई अधिकार नहीं होता। यह विशेष शक्ति केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। अंत में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग संसद में प्रस्तुत नहीं की जा सकती। इस तरह अनुच्छेद 113 हमें बताता है कि कैसे बजट अनुमानों पर चर्चा होती है और किस प्रकार के मतदान प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि सरकार के विभिन्न खर्चों पर भी निगरानी रखती है। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल। जब अनुच्छेद 113 के तहत अनुदान मांगे पारित हो जाती है, तो अगला कदम होता है लोकसभा में विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल पेश करना। यह विधेयक भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आवश्यक धनराशि निकालने की अनुमति देता है। इसमें दो प्रमुख हिस्से होते हैं। पहला, लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुदान। दूसरा, संचित निधि पर भारित व्यय। लेकिन यह राशि किसी भी स्थिति में संसद के समक्ष पहले से पेश किए गए विवरण से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 115 और 116 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए भारत की संचित निधि से कोई धन इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन नहीं निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान यानी सप्लीमेंट्री एडिशनल या एक्सेस ग्रांट्स।
कल्पना कीजिए कि किसी विशेष योजना के लिए साल भर में दी गई राशि खत्म हो गई या फिर अचानक किसी नई सेवा पर खर्च की जरूरत आ पड़ी। ऐसे मामलों के लिए संविधान में अनुच्छेद 115 का प्रावधान है। अगर किसी योजना के लिए तय की गई राशि कम पड़ जाती है या फिर वित्तीय वर्ष के दौरान किसी नई योजना या सेवा पर खर्च करना जरूरी हो जाता है, तो इसके लिए संसद में अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत की जाती है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकार के हर नए या अतिरिक्त खर्च के लिए संसद की अनुमति हो। अब सोचिए, अगर किसी सेवा पर साल के दौरान तय की गई राशि से ज्यादा खर्च हो गया, तो उस अतिरिक्त खर्च के लिए भी संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। इसके लिए संबंधित मांग संसद के दोनों सदनों के सामने रखी जाती है और लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे अनुमोदित किया जाता है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार का हर वित्तीय खर्च पारदर्शी और अनुशासित तरीके से हो। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकारी वित्तीय गतिविधियों में कोई गड़बड़ी या अनियमितता ना हो। इस तरह अनुच्छेद 115 हमारे बजट सिस्टम को भी मजबूत और जिम्मेदार बनाता है। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे समझ में आता है कि कैसे हमारी संसद हर खर्च को मंजूरी देती है और वित्तीय अनुशासन बनाए रखती है। अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्ययपत्र और अपवादात्मक अनुदान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि संसद के पास बजट से जुड़ी कुछ विशेष शक्तियां होती हैं जो हमारी वित्तीय प्रक्रिया को और भी सुदृढ़ और प्रभावी बनाती है। चलिए अनुच्छेद 116 के तहत इन शक्तियों को समझते हैं। लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट। मान लीजिए नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है, लेकिन बजट पर चर्चा और मंजूरी की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में सरकार को अपने खर्चों के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, है ना? तो संसद सरकार को एक निश्चित अवधि के लिए खर्च करने के लिए अग्रिम अनुदान देती है। इसे लेखा अनुदान कहते हैं। प्रत्ययपत्र यानी वोट ऑफ क्रेडिट। सोचिए, कोई अप्रत्याशित स्थिति आ गई, जैसे कि प्राकृतिक आपदा या युद्ध। ऐसी स्थितियों के लिए बजट में पहले से प्रावधान करना मुश्किल होता है। तब संसद सरकार को अप्रत्याशित मांगों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की मंजूरी देती है। इसे प्रत्ययपत्र कहते हैं। अपवादात्मक अनुदान यानी एक्सेप्शनल ग्रांट। कभी कभी कुछ ऐसे विशेष खर्च होते हैं जो सामान्य बजट प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होते, लेकिन फिर भी जरूरी होते हैं। ऐसे खर्चों के लिए संसद अपवादात्मक अनुदान की
मंजूरी देती है। इन तीनों प्रकार के अनुदानों के लिए संसद भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार के पास किसी भी स्थिति में आवश्यक धन की कमी ना हो। यहाँ यह संवैधानिक प्रावधान हमारी संसद को यह शक्ति देते हैं कि वे वित्तीय मामलों में तेजी से प्रभावी ढंग से निर्णय ले। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी सरकार किस प्रकार वित्तीय आपात स्थितियों को संभालती है और कैसे संसद की भूमिका इसमें अहम होती है। अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयकों यानी फाइनेंस बिल के संबंध में विशेष प्रावधान। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं वित्तीय विधेयकों यानी फाइनेंस बिल के बारे में, जिसे समझना हर यूपीएससी और पॉलिटी के छात्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या है अनुच्छेद 117? अनुच्छेद 117 के तहत कुछ विशेष प्रावधान होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक। मान लीजिए सरकार एक नया वित्तीय विधेयक यानी फाइनेंस बिल, जिसमें टैक्स में बदलाव का प्रस्ताव हो अथवा अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड ए से एफ में निर्दिष्ट किसी भी विषय के लिए प्रावधान करने वाला विधेयक या संशोधन प्रस्तुत करना चाहती है। ऐसे किसी भी बिल को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई भी वित्तीय विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। यह बात जाननी जरूरी है कि वित्तीय विधेयक सीधे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। यह लोकसभा की विशेषाधिकार है कि वह वित्तीय विधेयक को पहले देखे और उन पर विचार करे। कर में बदलाव की सीमाएं। संसद के पास कर को कम या समाप्त करने की शक्ति होती है, लेकिन वह कर को बढ़ा नहीं सकती। इसका मतलब है कि अगर कोई बिल कर में कटौती की बात करता है तो संसद इसे मंजूर कर सकती है, लेकिन अगर बिल में कर बढ़ाने की बात है तो इसे संसद बढ़ा नहीं सकती। क्यों है यह महत्वपूर्ण? इस अनुच्छेद के प्रावधान हमारे वित्तीय ढांचे को संतुलित और न्याय संगत बनाते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वित्तीय विधेयकों पर सही प्रकार से विचार विमर्श हो और कोई भी मनमाने तरीके से करों में बदलाव ना कर सके। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों यानी मनी बिलों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात उसे राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ लोकसभा को वापस कर देगी और लोकसभा उसके पश्चात राज्यसभा की
सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। अनुच्छेद 110 धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा। कोई विधेयक धन विधेयक माना जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय से संबंधित प्रावधान हो। ए किसी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन। बी भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई गारंटी देने का विनियमन या भारत सरकार द्वारा लिए गए या लिए जाने वाले किसी वित्तीय दायित्व के संबंध में कानून में संशोधन। भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा। किसी ऐसी निधि में धन का भुगतान या उसमें से धन की निकासी। भारत की संचित निधि में से धन का विनियोजन। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या किसी ऐसे व्यय की राशि में वृद्धि करना। भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा से धन की प्राप्ति या ऐसे धन की अभिरक्षा या जारी करना या संघ या किसी राज्य के लेखाओं की लेखा परीक्षा या उपखंड ए से एफ में विनिर्देशित किसी विषय से अनुशंसित विषय। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा और लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित यह प्रमाण पत्र कि यह धन विधेयक है प्रत्येक धन विधेयक पर उस समय पृष्ठांकित किया जाएगा जब वह अनुच्छेद 109 के अधीन राज्यसभा में भेजा जाता है और जब वह अनुच्छेद 111 के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल संसद के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 110(1)(a) की अपेक्षा को पूरा करने के लिए एक वित्तीय विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है जिसमें बजट में प्रस्तावित कर के अधिरोपण यानी इम्पोजिशन, उन्मूलन यानी एबोलिएशन, छूट, परिवर्तन या विनियमन का विवरण होता है। इसमें बजट से संबंधित अन्य प्रावधान भी शामिल होते हैं जिन्हें धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वित्त विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित धन विधेयक है। यद्यपि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। केवल वे वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। अनुच्छेद 265 कानून के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाएगा। कानून के प्राधिकार के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां यानी कंसोलिडेटेड फंड और लोक लेखा यानी
पब्लिक अकाउंट। अनुच्छेद 266 में अनुच्छेद 266 एक, 266 दो, 266 एक में संचित निधि और 266 दो में लोक लेखा दर्शाया गया है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की संचित निधि, इसका अस्तित्व संविधान के अनुच्छेद 266 एक से है। सरकार द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के राजस्व, इसके द्वारा लिए गए उधार और इसके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से प्राप्तियां मिलकर भारत की संचित निधि का निर्माण करती है। सरकार का समस्त व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है और संसद की विधिवत अनुमति के बिना संचित निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती है। पब्लिक अकाउंट यानी लोक लेखा, सरकार द्वारा न्यास यानी ट्रस्ट में रखे गए धन को लोक लेखा में रखा जाता है। लोक लेखा का अस्तित्व भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 दो से है। लोक लेखा खाते में उन लेन देनों के प्रभाव का लेखा जोखा रखता है जहां सरकार केवल बैंकर के रूप में कार्य कर रही होती है। भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड तथा स्मॉल सेविंग यानी लघु बचत संग्रह लोक लेखा में रखे गए धन के उदाहरण है। इसका अंततः उन व्यक्तियों को वापस भुगतान किया जाना है जिन्होंने जमा किया है। इस निधि से निकास के लिए संसदीय स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि यानी कंटिंजेंसी फंड, संविधान का अनुच्छेद 267 भारत की एक आकस्मिकता निधि के अस्तित्व को अधिकृत करता है, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रयोज्य रखा गया अग्रदान है, ताकि संसद से प्राधिकार के लंबित रहने तक सरकार द्वारा तत्कालिक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हो पाए। इस तरह के अप्रत्याशित व्यय के लिए कार्योत्तर संसदीय अनुमोदन प्राप्त किया जाता है और इस तरह के कार्योत्तर अनुमोदन के बाद आकस्मिक निधि की पुनः पूर्ति के लिए संचित निधि से उतनी ही राशि प्राप्त की जाती है। संसद द्वारा यथा अधिकृत आकस्मिकता निधि का कोष वर्तमान में 30,000 करोड़ रुपए है। अनुच्छेद 275 संघ से कुछ राज्यों को अनुदान यानी ग्रांट्स, संसद द्वारा विधि द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी राशियां प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर ऐसे राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में भारित की जाएगी, जिन्हें संसद सहायता की आवश्यकता समझे, तथा विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग राशियां निर्धारित की जा सकेगी। परंतु यह कि वित्त आयोग के गठन के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा इस खंड के अधीन कोई आदेश वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार किए बिना नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन, राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से
2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्व समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा। आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित से संबंधित सिफारिशें करे। संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण, जिसे इस अध्याय के अंतर्गत उनके बीच विभाजित किया जाना है या किया जा सकता है, और ऐसी आय के संबंधित हिस्सों का राज्यों के बीच आवंटन। वे सिद्धांत जो भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को नियंत्रित करेंगे, राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्यों के पंचायतों के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय। राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय। सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजा गया कोई अन्य मामला। आयोग अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगा तथा अपने कार्यों के निष्पादन में उसे ऐसी शक्तियां प्राप्त होगी जो संसद विधि द्वारा उसे प्रदान करे। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें यानी रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। राष्ट्रपति इस संविधान के उपबंधों के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। संघ की कार्यपालिका भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसे सीमाओं के भीतर यदि कोई हो उधार लेने के लिए अधिकृत है, जिन्हें संसद समय समय पर विधि द्वारा निर्धारित करे, तथा ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जो इस प्रकार निर्धारित की जाए गारंटी देने के लिए भी सक्षम है। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। संघ और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जैसा राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की सलाह पर निर्धारित करे। वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों और संवितरणों यानी डिस्बर्समेंट तथा अनुदानों की मांगों में व्यय के अनुदान संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन वर्गीकरण यानी अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन के अनुसार दर्शाए जाते हैं। अनुच्छेद 151 लेखा परीक्षा रिपोर्ट यानी ऑडिट रिपोर्ट्स। संघ के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टें राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे।
इस वीडियो में हमने देखा कि वित्तीय विधेयकों को लेकर संसद में कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं और कैसे ये प्रावधान हमारी वित्तीय प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। यह जानकारी न केवल यूपीएससी, इंडियन इकोनॉमी और पॉलिटी के विद्यार्थियों के लिए बल्कि हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है जो भारत सरकार की वित्तीय नीतियों को समझना चाहते हैं। अब जब आप अगले बजट भाषण को सुनेंगे तो आपको पता होगा कि इसके पीछे का संवैधानिक ढांचा क्या है और इसका हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहे। अगली वीडियो में हम और भी रोचक विषयों के साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।